हे गाइस, मैं हूं आपके साथ सचिन मेवाड़ और आज हम चर्चा करेंगे दक्षिणी भारत के विजय अभियानों के बारे में। पिछले दो वीडियो में हमने अलाउद्दीन खिलजी की शासन व्यवस्था को समझा और उनके उत्तर भारत के जो विजय अभियान थे उनको समझा और पूरी शासन व्यवस्था को हमने पिछले दो लेक्चर में समझा है। अगर तुमने उनको नहीं देखा है तो पहले उनको देखिए, इसके बाद इस वीडियो को देखिए ताकि जो क्रमबद्ध तरीके से आप लेक्चर समझ सकते हैं वो समझ पाएँ। इस वीडियो के माध्यम से हम अलाउद्दीन खिलजी के दक्षिणी भारत के विजय अभियानों के बारे में चर्चा करेंगे और उसके साथ साथ ही कोहिनूर हीरा जो था उसके इतिहास को भी इस वीडियो के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। इसलिए ये लेक्चर पूरा देखिए। अगर तुम्हें ये लेक्चर अच्छा लगता है तो मित्रों के साथ शेयर करो, साझा करो, ठीक है। तो देखिए, हम दक्षिणी भारत के विजय अभियान को पढ़ेंगे। उससे पहले दक्षिणी भारत के विजय अभियान को समझने से पहले हम ये जान लें कि इस जो विजय अभियान का दायित्व सौंपा गया था वो सौंपा गया था मलिक काफूर को, ठीक है। जब मैंने गुजरात पर आक्रमण पढ़ाया था तो उसमें मलिक काफूर का उल्लेख आया था और वहीं से इसको लाया जाता है और आगे जाके इसको दक्षिणी अभियान जो हुए थे अलाउद्दीन के नेतृत्व में उनकी जिम्मेदारी सौंपी जाती है, ठीक है। देखिए, दक्षिणी भारत के जो विजय अभियान थे इसकी जिम्मेदारी मलिक काफूर को सौंपी गई और इसको नायब की उपाधि, जो नायब होता है उसकी उपाधि दी जाती है, यानी कि नायब का मतलब होता है उप सुल्तान, ठीक है। सुल्तान के बाद उप सुल्तान होता है और इसी की हेल्प करने के लिए, इसी की सहायता करने के लिए ख्वाजा हाजी को भी नियुक्त किया गया था, ठीक है, ताकि जो विजय अभियान है उनको सुचारू रूप से चलाया जा सके। यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण जो बात आती है, दक्षिण में विंध्याचल पर्वत, ठीक है, दक्षिण में जो विंध्याचल पर्वत है उसको पार करने वाला पहला सुल्तान था अलाउद्दीन खिलजी। दक्षिणी भारत में सबसे पहले आक्रमण तो किया था जलालुद्दीन ने, ठीक है, लेकिन जलालुद्दीन ने विंध्याचल पर्वत को पार नहीं किया था। अलाउद्दीन जो होता है वो विंध्याचल पर्वत को पार करता है। इसमें सबसे पहले जो आक्रमण ये करता है देवगिरी पर करता है, उसके बाद तेलंगाना पर करता है, उसके बाद होयसल पर करता है, उसके बाद पांड्य राज्यों पर करता है। इनको हम क्रमबद्ध तरीके से पढ़ेंगे। देखिए, जो दक्षिण के राज्य थे वो अपने आप में काफ़ी मजबूत थे, काफ़ी सशक्त थे, लेकिन सबसे बड़ी जो समस्या थी जो भारतीय इतिहास में भारतीय शासकों की रही है वो है आपसी शत्रुता। ये लोग हमेशा आपस में लड़ते रहते थे विभिन्न मुद्दों को लेकर, विभिन्न कार्यों को लेकर, ठीक है। अब देखिए, इसके बाद जो इनके जो युद्ध अभियान आरंभ होते हैं उनको देखिए। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में पहला जो आक्रमण होता है वो होता है 1303 में। 1303 में सबसे पहले क्या किया गया था, आक्रमण किया गया था। जूना एवं छज्जू के नेतृत्व में बंगाल एवं उड़ीसा के मार्ग के द्वारा सेना को भेजा जाता है और तेलंगाना पर क्या किया जाता है, पहला आक्रमण किया जाता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर अलाउद्दीन खिलजी ने जिनको नेतृत्व दिया था वो अपनी जिम्मेदारी को सही ढंग से नहीं निभा पाते। वहीं दूसरी ओर वहाँ का जो राजा था वो था प्रताप रुद्रदेव, जो बड़ा ही पराक्रमी और बहुत ही शानदार सेना नायक रहा। उसने क्या किया, इसकी जो सेना थी उसको परास्त कर दिया, उसको वापस बाहर खदेड़ दिया तेलंगाना से, ठीक है। और पहले ही प्रयास में अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा जो भेजी गई सेना थी वो जो होती है वो हार जाती है, ठीक है। ये देखिए, पहले ही प्रयास में पहली हार। किसको भेजा गया था, छज्जू और जूना को भेजा गया था। जूना जो है इसका नाम था फखरुद्दीन जूना, जो भारतीय इतिहास में आगे जाके मोहम्मद तुगलक के नाम से क्या होगा, प्रसिद्ध होगा, ठीक है। अब देखिए, दूसरा जो आक्रमण होता है वो होता है देवगिरी पर, ठीक है। इस बार जो जिम्मेदारी सौंपी गई थी वो 1307 में मलिक काफूर को सौंपी जाती है और देवगिरी का जो शासक था वो था रामचंद्र देव, ठीक है। इस आक्रमण के पीछे दो कारण बताए जाते हैं। जब मैंने तुम्हें गुजरात पढ़ाया था तो गुजरात पर जब आक्रमण हुआ था, तुमको याद है, तो वहाँ पर जो कमला देवी, जो कर्ण द्वितीय की पत्नी थी, उससे अलाउद्दीन ने क्या किया था, विवाह कर लिया था। तो उसकी जो माता थी, यानी कि किसकी माता, देवल देवी, कर्ण सिंह की दो, एक तो पत्नी थी, एक बेटी थी। कमला देवी पत्नी थी, देवल देवी पुत्री थी। तो कमला देवी को वो आक्रमणकारी पकड़ लेते हैं, वहाँ से उसको दिल्ली लाया जाता है और उससे क्या कर लिया जाता है, विवाह कर लिया जाता है। अब कमला देवी जो थी माता थी किसकी, देवल देवी की, इसलिए वो अपनी पुत्री से मिलना चाहती थी। तो मलिक काफूर से उसने कहा था कि तुम अगर देवगिरी जा रहे हो
मेरी अगर तुम्हें पुत्री मिले तो उसे भी साथ ले आना। ठीक है। अब क्या होता है, देवगिरी पर आक्रमण होता है और जो देवल देवी होती है उसको पकड़ लिया जाता है अलप खां के द्वारा। ठीक है, ये भाग रही थी वहाँ से आक्रमण के समय, इसको पकड़ लिया जाता है देवल देवी को और बोलते हैं कि तुम्हारी माता तुम्हें क्या कर रही है, याद कर रही है। ठीक है, और इसको पकड़ के कहाँ लाया जाता है, दिल्ली लाया जाता है, जहाँ पर अलाउद्दीन खिलजी का जो पुत्र होता है खिज्र खां, ये क्या कर लेता है, इससे विवाह कर लेता है। ठीक है, यानी कि देवल देवी की सास जो थी उसकी माता यानी कि कमला देवी बन गई। देखो कैसा संयोग है ना, यानी कि जो माता और पुत्री थी वो आपस में सास बहू बन गई। ठीक है, आगे देखिए। अब देखिए यहाँ पर एक महत्वपूर्ण चीज़ होती है, रामचंद्र देव जो था इसको भी ले जाते हैं पकड़ के दिल्ली, लेकिन अलाउद्दीन क्या करता है, इसको माफ़ कर देता है और इसको उपाधि देता है राय रायन की। ठीक है, इसको पकड़ के दिल्ली ले जाते हैं, उसके बाद इसको राय रायन की उपाधि दी जाती है और इसका साम्राज्य जो है उसको वापस लौटा दिया जाता है। इसके पीछे लॉजिक ये था कि दक्षिणी भारत में अलाउद्दीन खिलजी को एक अच्छा मददगार चाहिए था, एक मित्र चाहिए था, जिसके द्वारा, उस रणनीति के द्वारा ये इसको उसका साम्राज्य लौटा देता है। ठीक है, अब देखिए जो नेक्स्ट आक्रमण होता है वो होता है तेलंगाना। ठीक है, तेलंगाना पर आक्रमण होता है। अलाउद्दीन पहली बार जो हार हुई थी उसकी, जूना खां के नेतृत्व में जो आक्रमण किया गया था उसको ये भूला नहीं था, इसलिए दोबारा अपनी हार का बदला लेने के लिए सेना भेजी जाती है और 1308-9 में, ठीक है, ये यहाँ पर मिसप्रिंट हुआ है, इसको कर लेना 1308-9, वो लिखा तो एक जाए लेकिन साथ साथ लिख गया। तो 1308 और 9 में क्या होता है, आक्रमण होता है किस पर, तेलंगाना पर। किसके नेतृत्व में होता हुआ है, मलिक काफूर के नेतृत्व में ये क्या होता है, आक्रमण होता है। ठीक है, इस समय जो तेलंगाना का शासक था वो था प्रताप रुद्रदेव, इसको लहरदेव के नाम से भी जाना जाता था। तो ये भी बड़ा शानदार शासक था, लेकिन मलिक काफूर ने क्या किया, रणनीति से काम लिया। इसने वारंगल का जो दुर्ग होता है उसकी घेराबंदी कर लेता है और उसके अंदर प्रताप रुद्रदेव फंस जाता है और ये घेराबंदी उठाता ही नहीं, हटाता ही नहीं वहाँ से, और काफ़ी महीने बीत जाने के बाद अंत में प्रताप रुद्रदेव जो होता है उसके दुर्ग के अंदर शासन चला रहा था, लेकिन उसके अंदर सारी चीज़ों की धीरे धीरे कमी होने लगती है, अनाज कम होने लगता है, तो आखिर में इसको बेबस होकर बाहर आना पड़ता है और ये क्या कर लेता है, आत्मसमर्पण कर देता है मलिक काफूर के सामने। ठीक है, संधि करते और संधि में मलिक काफूर ने कहा था कि हमें क्या दोगे, तो इसने कहा था मैं तुम्हें 300 हाथी दूंगा, इसके अलावा 700 घोड़े दिए और अपनी एक सोने की मूर्ति। ठीक है, किसकी, रुद्रदेव ने अपनी जो सोने की मूर्ति है वो मलिक काफूर को दी। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण चीज जो इसने दी वो थी कोहिनूर हीरा। क्या, कोहिनूर हीरा जो था वो दिया। ये इसकी कीमत जो थी वो अनमोल थी, कोई हिसाब नहीं था, और यहीं से पहली बार इतिहास में कोहिनूर हीरा का उल्लेख आता है, नाम मिलता है। ठीक है, तो इस प्रकार कोहिनूर हीरा जो था प्रताप रुद्रदेव यानी कि लहर देव के द्वारा दे दिया जाता है मलिक काफूर को। ठीक है, इस प्रकार एक बड़ी मात्रा में सोना, चांदी, हीरा और बहुत सा धन जो है वो प्राप्त होता है तेलंगाना के आक्रमण से। तो कहते हैं कि इतना धन इसको मिला था इस आक्रमण से कि दिल्ली सल्तनत की जो हालत थी उसमें बहुत बड़ा बदलाव आ गया। ठीक है, देखिए कोहिनूर हीरा जो है वो उसके बाद लगातार इसका ऐतिहासिक परिदृश्य रहा है, ये लगातार अलग अलग शासकों के हाथों में जाता रहा, उसके बाद मुग़ल शासकों के हाथ में चला गया, उसके बाद पंजाब चला जाता है, पंजाब से अंग्रेज़ों के हाथों में लग जाता है, अंग्रेज़ों के हाथों से ये इंग्लैंड चला जाता है, इंग्लैंड में ये फिर वर्तमान में ये जो है इंग्लैंड में संग्रहालय में इसको रखा गया है और वहाँ पर
इसको बहुत ही ज़्यादा सिक्योरिटी के अंदर इसको रखा गया है, क्योंकि इसके लिए बहुत सारे जो लोग हैं वो प्रयास कर रहे हैं, जिनमें एक भारत भी है। इसके अलावा पाकिस्तान भी अपनी दावेदारी करता है, इसके अलावा अफ़गानिस्तान ने भी अपनी दावेदारी पेश की है। तो बहुत सारे लोग क्या हैं इसके पीछे पड़े हुए हैं। इसके अलावा जो इंटरनेशनल लेवल के चोर होते हैं वो भी, लेकिन वर्तमान में ये किसके पास है? ब्रिटेन के पास है। ठीक है, आगे देखिए। उसके बाद होता है होयसल पर आक्रमण। होयसल की जो राजधानी थी वो द्वार समुद्र थी। ठीक है, अब होयसल कहाँ पड़ता है? जो मैसूर है ना, वर्तमान में जो मैसूर है, तो मैसूर को ही होयसल के नाम से जाना जाता था। 1310 में मलिक काफूर के नेतृत्व में क्या होता है? इस पर आक्रमण होता है। और यहाँ का जो शासक था उस समय बीर बल्लाल तृतीय था। बीर बल्लाल तृतीय पर जब मलिक काफूर ने आक्रमण किया था तो उस समय ये दूसरे राज्यों से युद्ध लड़ रहा था, पांड्य राज्यों से युद्ध लड़ रहा था। इनकी तो आदत थी आपस में लड़ने की। तो इस प्रकार इस पर जब आक्रमण हुआ, ये दूसरे युद्ध में बिजी था, पीछे से मलिक काफूर ने भी जाके आक्रमण कर दिया और इस प्रकार इसको क्या होता है, अंत में विवश होकर संधि करनी पड़ती है। ठीक है, इसको भी दिल्ली भेज दिया गया, जहाँ पर अलाउद्दीन खिलजी जो होता है इसको खिलत प्रदान करता है। अब खिलत का मतलब क्या होता है? जो रत्न जड़ित वस्त्र होते हैं ना, जो कपड़े होते हैं उन पर रत्न जड़े होते हैं, उनको बोलते हैं खिलत। तो अलाउद्दीन खिलजी जो होता है बीर बल्लाल तृतीय को खिलत सौंपता है और बाद में इसको भी क्या होता है, इसका साम्राज्य वापस लौटा दिया जाता है कुछ शर्तों के साथ कि तुम हमें क्या दोगे, कर दोगे, टैक्स दोगे। ठीक है, और ये क्या करता है, अलाउद्दीन खिलजी को मेवाड़ प्रदेश का रास्ता बता देता है। मेवाड़ प्रदेश का मतलब होता है पांड्य राज्य। इसका रास्ता बताता है कि साहब देखो, एक और राज्य है पांड्य राज्य, क्योंकि खुद तो युद्ध कर रहा था पांड्य राज्य से, इसलिए इसने अलाउद्दीन खिलजी को कहा उस राज्य के पास बहुत सारा धन पैसा है, तुम उस पर भी आक्रमण करो। ठीक है, क्योंकि लोग जो थे खुद डूब रहे थे तो दूसरों को भी डुबोने का प्रयास कर रहे थे। अब देखिए अगला आक्रमण जो होता है, जो रास्ता बताया था उस पर तो जाना था, पांड्य राज्य पर आक्रमण होता है। इसको इतिहास में मेवाड़ के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अब यहाँ का जो शासक था वो था मारवर्मन कुलशेखर। ठीक है, इसकी मृत्यु के बाद इसके जो दो पुत्र होते हैं वो आपस में लड़ने लगते हैं सत्ता को लेकर। एक का नाम था सुंदर पांडे, एक का नाम था वीर पांडे। जब इनके बीच में ज़्यादा झगड़ा हो जाता है तो सुंदर पांडे क्या करता है, आमंत्रण देता है मलिक काफूर को कि आओ मेरी तरफ से तुम सपोर्ट करो मुझे, मैं तुम्हें सपोर्ट करूंगा और मैं तुम जो मांगोगे वो मैं दूंगा। और मलिक काफूर तो इसके लिए तैयार बैठा था पहले से ही। मलिक काफूर मन में सोच रहा था बेटा तुम मुझे निमंत्रण नहीं देते फिर भी मैं आके तुम्हें ठोकता, निमंत्रण मिल गया तो इससे अच्छा और अच्छा हुआ, हमें तो बहाना मिल गया और आधी सेना भी सपोर्ट करेगी जो सुंदर पांडे के पक्ष में थी। तो इस प्रकार 1311 में आक्रमण हो जाता है। आक्रमण में ये स्वाभाविक था, जीतते और जीत भी गए। उसके बदले में इसने क्या ली, बेशुमार संपत्ति ली थी और बहुत सारी मात्रा में इसने सोने चांदी जो मंदिर थे उनको भी तोड़ा था इसने जाके, और उनके जो पैसे थे उनको भी लूटा था। अब सुंदर पांडे विरोध तो कर नहीं सकता क्योंकि जिताया है, सपोर्ट किया है। इसके अलावा वहाँ पर एक मस्जिद भी ये निर्माण करवाता है। ठीक है, तो इस प्रकार जो पांड्य राज्य होता है वो भी अलाउद्दीन खिलजी की सत्ता के अधीन आ जाता है और उस पर भी विजय प्राप्त कर ली जाती है। ठीक है, लेकिन कुछ समय के बाद ये वापस स्वतंत्र हो जाता है। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी को यहाँ से बहुत बड़ी मात्रा में क्या मिलता है, धन मिलता है। ठीक है, कहते हैं कि इसको इतना धन जो पांड्य राज्य से मिला था कि जो महमूद गजनवी मर गया था उसकी आंखें भी कब्र के अंदर से चमक उठी थी। ऐसा कहते हैं कि 1000 ऊँटों पर जो है ये सोना चांदी लेके आए थे इस विजय आक्रमण के पश्चात। तो बड़ा ही शानदार आक्रमण, बड़ा ही बड़ा आक्रमण हुआ था और बड़ी मात्रा में इनको पैसे मिले थे। अब देखिए लास्ट में वापस से आक्रमण होता है देवगिरी पर। ठीक है, वापस आक्रमण किया गया। सिंह नरमन जो था इसने अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर लिया था, तो इस पर मलिक काफूर दोबारा आक्रमण करता है, इसकी हत्या कर देता। तो इस प्रकार हमने उत्तर भारत के विजय अभियान और दक्षिण भारत के विजय अभियानों को क्रमबद्ध तरीके से पढ़ा, कुछ भी नहीं छोड़ा इसमें, जो इतिहास में है वो सब कुछ बता दिया। ठीक है, अब देखिए सबसे महत्वपूर्ण जो आता है वो आती है बाजार व्यवस्था। हम बाजार व्यवस्था को समझेंगे कि अलाउद्दीन खिलजी ने क्यों बाजार व्यवस्था को लागू किया। चित्तौड़ विजय के पश्चात बाजार व्यवस्था
बाजार व्यवस्था को समझेंगे हम इसमें कि अलाउद्दीन खिलजी की बाजार व्यवस्था किस प्रकार लागू की जाती है और क्यों लागू की जाती है। देखिए, जो बाजार व्यवस्था थी चित्तौड़ विजय के पश्चात इसको लागू किया जाता है। अब चित्तौड़ विजय कब हुई थी? 1303 में, ठीक है। तो चित्तौड़ विजय के पश्चात जो है अलाउद्दीन इसको लागू करता है। इसकी जो जानकारी है वो तारीख़ फ़िरोज़शाही में दी गई है, ठीक है। तारीख़ फ़िरोज़शाही में दी गई है जो कि बरनी की है। इसके अलावा अमीर खुसरो ने इसकी जानकारी दी है खजाइनुल फुतूह, ठीक है, में भी इसका उल्लेख किया है। और खजाइनुल फुतूह है, इसको तारीख़ अलाई भी बोलते हैं, ठीक है। दोनों के एक ही नाम है, या तो तुम इसको खजाइनुल फुतूह बोल लो या फिर तुम इनको तारीख़ अलाई बोल दो। ये अमीर खुसरो के द्वारा रचित है। तो इसमें इसका क्या है, उल्लेख है। इसके अलावा इसका उल्लेख इब्न बतूता ने भी किया है, ईसावी ने किया है, शेख नसरुद्दीन ने भी किया है, ठीक है। तो बहुत सारे इतिहासकारों ने उल्लेख किया है, लेकिन महत्वपूर्ण यही हैं। देखिए क्यों और कैसे। देखिए, बर्नी ने क्या कहा है, बर्नी ने कहा है कि मंगोलों के हमले जो थे उनको रोकने के उद्देश्य से इसने क्या किया था, एक बहुत बड़ी सेना जो थी उसका गठन कर दिया था। और जब सेना का गठन कर दिया तो उसके लिए वेतन भत्ते, पैसे, खाना पीना सब चाहिए। तो इसने क्या किया था, कम खर्चा हो इसलिए वस्तुओं के भाव को क्या कर दिया, नियंत्रण करने के उद्देश्य से ये बाजार व्यवस्था जो है वो लाई गई। ये बर्नी का कहना है। इसके अलावा अमीर खुसरो क्या कहता है, अमीर खुसरो ये कहता है आम जनता को राहत देना, ठीक है। आम जनता को राहत देने के उद्देश्य से ये व्यवस्था लागू की गई। तो इसके पीछे कुछ कारण थे, कुछ उद्देश्य थे जो इतिहासकारों के माध्यम से हमको पता चलता है। देखिए इसमें हुआ क्या था। देखिए, इसने कुछ नियम बना दिए, जैसे अच्छे किस्म के घोड़े हैं वो केवल राज्य ही खरीदेगा। ऐसा नहीं कि अच्छे किस्म के घोड़े हैं कोई ले गया। जो बाज़ार में अच्छे किस्म के घोड़े आएंगे उन्हें सबसे पहले राज्य खरीदेगा, और जो बचे कुचे हैं उन्हें अन्य लोग खरीद सकते हैं। इसके अलावा बाजार व्यवस्था में नियम लागू कर दिया, जो हिंदू व्यापारी हैं उन पर 10% टैक्स लगेगा, ठीक है। हिंदू जो व्यापारी हैं बाज़ार में उन पर 10% लगेगा, और जो मुस्लिम व्यापारी हैं उन पर कितना लगेगा, 5% लगेगा, ठीक है। ये सरासर अन्याय था, लेकिन पहले ऐसा ही होता था। जो अपना धर्म होता है, अपनी जो कैटेगरी होती है उसको राजा सपोर्ट करता था, ठीक है। मुस्लिम जो व्यापारी थे उन पर 5% और जो हिंदू व्यापारी थे उन पर 10% टैक्स लगाया जाता, यानी कि डबल, ठीक है। अब देखिए आगे क्या होता है। इसके अलावा भी छोटी छोटी चीज़ें थी, जैसे गेहूँ था, दाल थी, चावल थे, दूध था। जो भी बाज़ार में बिकने वाली चीज़ें थी उनके भावों को भी नियंत्रण में लाया गया। जो बंजारे होते हैं उनको दिल्ली के आसपास बसाया गया। क्यों बसाया गया, ताकि वो लोग दूर से आएंगे तो उनका अपना पैसा खर्च होगा और वो उस पैसे को अपने सामान के द्वारा वसूलने का प्रयास करेंगे। इसलिए उनको दिल्ली के जो बाज़ार हैं उनके आसपास बसा दिया गया, ताकि वो बाज़ार के आसपास ही रहें और कम कीमत पर चीज़ें उपलब्ध करा पाएँ। तो इस प्रकार इस बाज़ार व्यवस्था का उद्देश्य था पूरे बाज़ार को नियंत्रण में लाना, ठीक है। इसके अलावा इसने कुछ और भी प्रयास किए थे इसके द्वारा। जैसे क्या प्रयास किए थे, इसने जो पैसा है, जो सरकारी धन है, उस पर भी कुछ व्यापारी नियुक्त किए कि तुम लोग व्यापार करो, शासक जो है वो आपको पैसे देगा, उस पैसे से क्या है आप व्यापार कर सकते हो। यानी कि एक प्रकार से अपने शेयर, आजकल का जो बिजनेस चलता है ना उसमें शेयर लगाते हैं, तो यानी कि अपनी हिस्सेदारी जो है वो व्यापारियों के साथ मिलकर मार्केट में लगाना, ठीक है। अब देखिए इसके बाद इन्होंने क्या किए, जो बाज़ार व्यवस्था थी उसमें अपने गुप्तचरों को भी नियुक्त कर दिया, ताकि कोई भी व्यापारी जो है वो ज़्यादा कीमत पर ना बेच पाए या मुनाफाखोरी ना कर पाए। तो ऐसे बहुत सारे नियम जो हैं इसके द्वारा लागू किए गए, ठीक है। और कीमतें भी फिक्स कर दी थी। जैसे गेहूं की कीमत फिक्स की थी 7.5 जीतल, ठीक है। 7.5 जीतल में 1 मन गेहूं मिलेगा। इसके अलावा जो चना होता है उसकी भी कीमतें इसके द्वारा फिक्स कर दी गई थी कि 5 जीतल में 1 मन मिलेगा। इसके अलावा जौ की कीमत जो थी वो 4 जीतल करती थी। और ऐसे ही इसके द्वारा प्रत्येक जो वस्तु है उसका जो मूल्य है वो निश्चित कर दिया गया,
ठीक है। और प्रत्येक व्यक्ति को पता था कि जो गेहूँ है वो 7.5 जीतल मिलेगा, तो इसलिए ज़्यादा कोई वसूल ही नहीं सकता था, ठीक है, पहले ही दाम फिक्स कर दिए गए थे। तो ये थी अलाउद्दीन की बाजार व्यवस्था, ठीक है। इसने क्या किया था, गोदाम स्थापित किए थे और सार्वजनिक वितरण प्रणाली को क्या किया था, लागू किया था। सार्वजनिक वितरण प्रणाली से सीधा मतलब है कि जो आजकल चलती है ना राशनिंग व्यवस्था, राशन की दुकानें होती हैं, बिल्कुल सेम यही सिस्टम था। तो ये भी तुम्हें याद रखनी है, ये इंपॉर्टेंट है कि कोई क्वेश्चन बन सकता है कि किस शासक ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली को लागू किया था। तो ये तुम्हें क्या करना है, याद रखना है। आगे देखिए, आर्थिक सुधार में याद रखना है कि इसने क्या किया था, मिल्फ बल्फ इंद्रजात को जब्त कर खालसा भूमि में बदल दिया। अब मैंने बोला है मिल्फ बल्फ और इंद्ररात, इसका मतलब होता है, मिल्फ का मतलब होता है कि राज्य जो होता है, जो संपत्ति देता है किसी को, उसको बोलते हैं मिल्फ। राज्य जो होता है अपनी ओर से जैसे कोई अधिकारी है वो कार्य कर रहा है तो उसको क्या है, राज्य अपनी ओर से कोई जागीर दे देता, तो वो होती थी मिल्फ। इसके अलावा बल्फ या बल्फ उसको बोलते थे, यानी कि ये होती थी धार्मिक जो सेवा करते थे लोग, उनको ज़मीन दी जाती थी। कोई मौलवी है, कोई काजी है या कोई भी अन्य धार्मिक व्यक्ति है, उसको जो ज़मीन दी जाती, उसको जो राज्य की ओर से संपत्ति दी जाती, वो बल्फ के अंदर आती, ठीक है। और आजकल भी आप देखते होंगे बल्फ बोर्ड। इसके अलावा इंद्ररात, इंद्ररात का मतलब होता था पेंशन के रूप में जो ज़मीन दी जाती थी उसको बोलते थे इंद्ररात, ठीक है। तीनों का मतलब समझ में आ गया, मिल्फ बल्फ और इंद्ररात। मिल्फ का मतलब होता है राज्य द्वारा प्रधान संपत्ति, बल्फ का मतलब होता है धार्मिक संपत्ति जो दी जाती है, और इंद्ररात का मतलब होता है पेंशन के रूप में जो दी जाती है, ठीक है। तो ये इसको बदल दिया गया किसमें, खालसा भूमि में। अब देखिए नेक्स्ट, मताहत प्रणाली। मताहत प्रणाली का मतलब होता है भूमि की पैमाइश करना, जो ज़मीन होती है उसकी वास्तविक पैमाइश करना और उसके बाद उस पर टैक्स लगाना। जैसे किसी की ज़मीन इतनी है तो उस पर इतना टैक्स लगाया जाएगा, तो ये होती थी मताहत प्रणाली। ये भी याद रखनी है किस शासक के द्वारा ये लागू की गई थी, ठीक है। इसने क्या किया था, कर को नकद अनिवार्य कर दिया और भूमि की वास्तविक आय पर राजस्व निश्चित कर दिया, यानी कि जिस जमीन पर जितनी पैदा हो रही है उसका तुम्हें नकद देना होगा और वास्तविक रूप से क्या करना होगा, राजस्व निश्चित करना होगा। यानी कि 1 बीघा ज़मीन है तो उस पर इतना टैक्स लगेगा, 5 बीघा है तो इतना लगेगा। ये सारी चीज़ें इसके द्वारा लागू की जाती हैं। इसने क्या किया था, इसके शासनकाल में क्या हुआ था, अमीर खुसरो जो है उसने सबसे पहले जमींदार शब्द का प्रयोग किया था, ठीक है। तो ये भी एक पॉइंट है, जमींदार शब्द का सबसे पहले उपयोग जो है वो अमीर खुसरो के द्वारा किया जाता था सबसे पहले। अब देखिए सैन्य सुधारों को देखें। सैन्य सुधारों का सीधा मतलब है सेना संबंधी सुधार। इसने क्या किया, सबसे पहले सैनिकों को नगद वेतन देना आरंभ किया। सैनिक जो थे उनको पहले जागीर दी जाती थी, कुछ ज़मीन दी जाती थी, ठीक है। तो उसको इसने क्या किया, बंद कर दिया और जो वेतन है वो नगद देने लगा, ठीक है। इसके बाद ठीक है, तो जो वेतन है वो पहले ऐसे नहीं कि पैसे मिलता था 100 रुपये 200 रुपये, पहले टका के रूप में मिलता था, यानी कि 324 टका वार्षिक मिलता था। इस जैसे कोई सैनिक है, अगर उसके पास एक घोड़ा है, ठीक है, कोई सैनिक है उसके पास एक घोड़ा है तो उसको पेमेंट मिलता था 334 टका, ठीक है। यानी कि आप लगा लो 334 में 12 का भाग दोगे तो ये हो जाएगा 19.5 टका हो जाएगा, यानी कि एक महीने के इनको मिलते थे 19.5 टका पैसा मिलता था, ठीक है। अब जिस सैनिक के पास दो घोड़े हैं या 2 से ज़्यादा हैं तो उनका उसी आधार पर निश्चित कर दिया जाता था। इसके अलावा इसने क्या किया था, घोड़ों को दागने और सैनिकों की हुलिया रखने की शुरुआत की थी। अब घोड़ों को दागने का मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये नहीं होता बंदूक दागना हुआ है, बंदूक चलाना। घोड़ों पर अपने निशान लगा दिए जाते थे, ठीक है। अब क्यों लगा दिए जाते थे, उसके पीछे महत्वपूर्ण कारण यह है कि बहुत सारे जमींदार या बहुत सारे अधिकारी ऐसे होते थे जो अच्छी नस्ल का घोड़ा है उसको ये लोग बेच देते और उसकी जगह कोई दूसरा घोड़ा शामिल कर लेते। अब पता थोड़ी चलता था कि भाई घोड़े पे कोई प्लेट नंबर तो डली नहीं होती कि भाई इसका नंबर ये है। तो अब जब युद्ध होता था तो जो असली नस्ल के घोड़े होते थे वो तो काला बाजारी में बिक गए। अब युद्ध में पता चलता है घोड़ा नहीं है तो खच्चर है या फिर कोई छोटा नस्ल का घोड़ा है जो भाग ही नहीं सकता, 2 घंटे भागा और धड़ाम से गिर पड़ा। तो इसलिए इसने क्या किया था, जो घोड़े थे
उन पर निशान लगवा दिए ताकि पता रहे, और सैनिकों की हुलिया रखने की शुरुआत की। यानी कि जो सैनिक थे उनकी पहचान रखी जाने लगी, उनकी हुलिया थी उसको भी चिन्हित किया जाने लगा। क्यों? क्योंकि बहुत सारे ऐसे होते थे युद्ध के समय डरपोक होते थे, वो अपनी जगह किसी दूसरे को भेज देते, भाई तू जा और युद्ध लड़के आ जा, उसको पैसे दे देते कुछ, और उनका जो वास्तव में जो अनुभवी सेनापति या सैनिक होता था वो युद्ध से बाहर हो जाता, इसलिए उनकी पहचान की जाने लगी। ठीक है, तो घोड़े दागने की प्रथा और होलिया रखने की शुरुआत भी किसके द्वारा की जाती है? अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा की जाती है। नेक्स्ट बात, इसने क्या किया, लूट का जो दम होता है, दम का मतलब होता है दाम, और दाम का मतलब होता है जो लूट में जो माल मिलता था ना, ठीक है, जो पैसे मिलते थे, लूट होती थी, कहीं किसी राज्य को जीत लिया उसकी जो लूट होती थी उस पर इसने क्या किया, नियम लागू किया 80:20, 80:20। इसका सीधा सा मतलब यह है कि जो 80% जो पैसा है वो तो जाएगा राज्य के कोष में, राजा के पास जाएगा, और 20% जो है वो सैनिकों में बांट दिया जाएगा। इससे पहले बिल्कुल उल्टा था, लूट का जो माल था वो 80% सैनिकों में बांटा जाता था और 20% किस में जाता था? राज्य के कोष में। इसने इसको क्या किया? बदल दिया। ठीक है, अब देखिए इसने कुछ अन्य सुधार भी किए। अन्य सुधार जैसे इसने वेश्यावृत्ति की जो प्रवृत्ति थी उसको रोकने के लिए कठोर नियम लागू किए, और जितने भी इसके राज्य में वेश्याएं थीं उनको आदेश दिया कि जल्दी से जल्दी क्या कर लो, तुम अपनी शादी कर लो। उनको टाइम दिया एक निश्चित समय कि इस समय में तुम्हें शादी कर लो और अपना घर बसा लो ताकि तुम ये काम करो ही ना। ठीक है, तो इसने वेश्यावृत्ति को रोकने का क्या किया था? प्रयास किया था। ठीक है, वास्तव में ये प्रयास सफल नहीं हो पाया, क्योंकि एक बात लगाइए, आदेश निकाल दिया, शादी कौन करे? शादी करने वाला भी तो चाहिए, तो ये इतना प्रयास सफल हुआ नहीं था। इसके अलावा इसके दरबार में अमीर खुसरो था, अमीर हसन था, ऐसे ही इसके दरबार में बहुत सारे जो थे इतिहासकारों को क्या किया, इसने संरक्षण दिया। ठीक है, ये इसके दरबार में 40 नहीं 46 साहित्यकार थे, इसको सही कर लेना। ठीक है, 46 कितने थे? साहित्यकार थे। अब देखिए इसके दरबार में एक महत्वपूर्ण घटना घटी थी। जैन आचार्य थे महासेन, अलाउद्दीन ने इनको अपने दरबार में बुलाया, और मुस्लिम जो धर्मगुरु थे, पूरा दरबार मुस्लिम धर्मगुरु जो थे उनसे भरा रहता था, क्योंकि ज़्यादातर जो थे वो मुस्लिम धर्मगुरु जो थे उनको ही संरक्षण देते थे और उन्हीं के आसपास वो लोग रहते थे। तो जब हम किसी दूसरे धर्म के व्यक्ति से नहीं मिलेंगे, उसके ज्ञान को नहीं जानेंगे, तो हमें क्या होगा? अपना ही धर्म श्रेष्ठ लगेगा, अपने ही धर्म की बातें अच्छी लगेंगी। तो इनके दरबार में जो महासेन थे ये आते हैं और ये क्या करते हैं? शास्त्रार्थ करते हैं, मतलब धर्मगुरु होते हैं उनसे तर्क वितर्क करते हैं, और करना भी चाहिए। ठीक है, और जब इनके तर्क वितर्कों को किसने सुना था? अलाउद्दीन ने सुना था, तो ये उसके सामने नतमस्तक हो गए। वाह, कहा था कि कितनी अच्छी नॉलेज है तुमको। ठीक है, तो अलाउद्दीन खिलजी उसके सामने नतमस्तक हो गए थे, बहुत बड़ी बात है। ठीक है, मुस्लिम शासक द्वारा किसी अन्य धर्म के शासक के सामने नतमस्तक होना, क्योंकि अब तक तो उनके जो धर्मगुरु थे वही शिक्षा देते थे उनको, वही सब कुछ बताते थे, उनके सामने वो बैठते थे, उन्हीं से ज्ञान लेते थे। लेकिन जब किसी दूसरे धर्म का व्यक्ति आया और दरबार में आया, तो जब इनके धर्मगुरुओं से कहा कि चलो बहस करो धर्म के ऊपर, तो जो महासेन था इसने बाट लगा के पटक दी। मुश्किल से आधा घंटे भी ये लोग इससे बहस नहीं कर पाए। तो अलाउद्दीन ने कहा था वाह क्या नॉलेज है। ठीक है, उसके पास इसको क्या किया जाता है? दफनाया जाता है। अब कैसे मर गया, क्यों मर गया, इसके पीछे बहुत सारे कारण हैं। देखिए, एक कारण ये था कि घर के अंदर इसका जो परिवार था, इसका जो घर था, उसके अंदर कलह मची हुई थी। कलह का मतलब होता है आंतरिक अशांति, यानी कि जब ये धीरे धीरे शासन व्यवस्था के प्रति कमज़ोर पड़ रहा था, तो इसके एक तो खिज्र खां था, एक मल्लिका जहाँ थी। मल्लिका जहाँ का मतलब कमला देवी। ठीक है, तो ये लोग थे अंदर षड्यंत्र रचने में लगे हुए थे। एक इधर से मलिक काफूर था, वो भी षड्यंत्र रच रहा था, वो चाहता था कि मेरा दिन प्रतिदिन प्रभाव बढ़े। आप लोगों को याद होना चाहिए, गुजरात के समय इन सबको पकड़ के लाया गया था एक बंदी के रूप में, और आज इनकी स्थिति ये हो गई थी, दरबार में महत्वपूर्ण निर्णय लेती थी यही। मलिक काफूर तो युद्ध अभियानों पर जाता था। तो जब इतनी गंभीर परिस्थिति थी, कमला देवी को लाया गया था एक बंदी के रूप में, मलिक काफूर को लाया गया एक बंदी के रूप में, और उसके बाद स्थिति इतनी बड़ी हो गई कि ये लोग सत्ता के दावेदार हो गए। तो इसलिए कोई भी जब परिस्थिति होती है तो उसका मतलब ये नहीं होता कि इसके आगे कुछ नहीं है। ठीक है, और इसके द्वारा ये क्या करते हैं? षड्यंत्र रचने लगते हैं दिल्ली के दरबार में। इससे क्या होता है? ये बड़ा दुखी होता है
और इतिहासकारों ने कहा है कि ये इसी कारण मर गया, मतलब तारुण पीड़ा बोलते हैं, ठीक है। तारुण पीड़ा व्यक्ति को क्या करती है, पागल बना देती है। व्यक्ति क्या होता है, खिन्न हो जाता है, उसे आप कुछ भी कहोगे उससे गुस्सा आएगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर हो गई थी और उसकी मृत्यु हो जाती है। उसके बाद दिल्ली की जामा मस्जिद में के पास एक कब्रगाह होता है, वहाँ इसको दफना दिया जाता है। तो इस प्रकार अलाउद्दीन खिलजी जो होता है उसकी मृत्यु हो जाती है। और एक बड़े शासक का, ठीक है, एक बड़ा शासक था, एक बड़ा शासक ये बोलो क्योंकि उत्तर भारत में इतनी बड़ी विजय और दक्षिण भारत में इतनी बड़ी विजय इसके द्वारा प्राप्त की जाती हैं। तो इस प्रकार अलाउद्दीन खिलजी की हिस्ट्री जो होती है वो समाप्त होती है। अगर तुम्हें इससे संबंधित कोई भी क्वेश्चन पूछना है तो कमेंट सेशन में पूछ सकते हैं, ठीक है। अगर तुम्हें लेक्चर पसंद आया है तो इसे शेयर करो, जहाँ भी तुम शेयर कर सकते हो, ठीक है। अभी तक भी बहुत सारे लोग ऐसे उनको नहीं पता होता क्या चल रहा है, कहाँ कुछ चल भी रहा है, तो इसलिए वो इतिहास का फ़ायदा उठा पाएंगे और वो भी लोग क्या है, ये लेक्चर सुन पाएंगे। तो थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय।